हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे मैं आपको हर चैप्टर को अच्छे से हिंदी आसान भाषा में समझाऊंगी। तो अभी तक आपने हम सबसे पहला चैप्टर है जो आपका साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी वस्तु है वो या तो गैस फॉर्म में हो सकती है, या वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। तो हम अलग अलग फॉर्म्स में चेंज किसी चीज़ को कैसे कर पाते हैं, अभी तक हम ये पढ़ पाए हैं। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। और जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है तो एक लेवल पे जाके वो इतना बढ़ जाता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है और वो अपने आप को हवा में खुला छोड़ देते हैं। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ पाए थे कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि द पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। तो हमने ये पढ़ा था कि जब जो पानी है वो अपने एक बॉइलिंग लेवल पे पहुंच जाता है, उबलने वाले पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो वहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो उसके कण हैं, उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आप को खुला हवा में छोड़ देते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। तो पानी के लिए ये टेम्परेचर जो है वो है 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स ज़ीरो प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 273 केल्विन के बराबर, प्लस उसमें 100 आप प्लस कीजिए तो 373 केल्विन हो जाएगा। अब आप इसको अगर नीचे देखेंगे, आपको नीचे जो क्लास में दिया गया है केल्विन नोट दिया गया है जो पेज के नीचे, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो केल्विन है वो टेम्परेचर का SI यूनिट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 2.73 केल्विन। तो जो 0 डिग्री है वो 2.73 केल्विन के बराबर है। फॉर कन्वीनियंस, हम अपने आराम के लिए वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 273 केल्विन। तो हम लोग फिगर को राउंड ऑफ करते हुए 0 डिग्री को 273 के लिए लेते हैं आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, अगर हमने टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। तो आपको जितना टेम्परेचर दिया गया हो, जब आपने उसको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो जितना टेम्परेचर आपको दिया है उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, एंड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल। और अगर वहीं आपने सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये कन्वर्शन आपको पेपर में कभी छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आप वेपराइजेशन की लेटेंट हीट के बारे में बता पाएंगे। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसको आप उसी तरह से कीजिए जैसे कि आपने फ्यूजन की लेटेंट हीट को पकड़ा था। Particles in a steam, that is the water vapor at 373 Kelvin or 100 degree centigrade, have more energy than water at the same temperature। मतलब जो हवा में जो पार्टिकल्स, जो स्टीम के पार्टिकल्स, जो भाप के पार्टिकल्स रहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। पानी के कणों के मुकाबले उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटेंट हीट के रूप में अपने बीच में बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। अब जैसे हम इस इक्वेशन को समझें, सॉलिड स्टेट है, अगर कोई चीज़ ठोस है हम उसे गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में आती है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है सॉलिड के मुकाबले। अब लिक्विड है, उसको आपने गर्म किया तो वो गैस में बढ़ गई, तो इसके कणों में लिक्विड के कणों के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होगी। अब यही आप प्रोसेस उल्टा भी कर पाएंगे। जैसे अगर गैस को आप ठंडा करेंगे तो वो तरल रूप में आएगी,
और जब आप उसको तरल को और ठंडा करेंगे तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में बन सकता है। सो वी इन्फर, तो यहाँ से हमने ये सीखा दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हमने ये देखा कि किसी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए अगर हम टेम्परेचर, उसका ताप बदल दें तो उसका एक रूप से दूसरे रूप में उसे आसानी से बदला जा सकता है। वी हैव लर्नड, हमने ये सीखा दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हमने ये देखा कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं ये अपना रूप बदल लेते हैं, ये ठोस से लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड से गैस में, अगर हम उन पे हीट मतलब अगर हम उन्हें गर्म करें तो। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली ठोस से हवा में बदल जाते हैं एंड वाइस वर्सा, या फिर हवा से सीधा ठोस में बदल जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब वो तरल बने बिना ठोस से सीधा हवा में ठोस से रूप से सीधा हवा में गैस में बदल जाते हैं, या फिर गैस रूप से सीधा ठोस में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास आपकी एक्टिविटी है 1.13, टेक सम कैम्फूर और अमोनियम क्लोराइड। आप थोड़ा सा कपूर लें या फिर अमोनियम क्लोराइड लें, क्रश इट, उसे पीस लें एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, और उसे एक जो चीनी की प्लेट होती है उस पर रखें। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब ये जो आपकी चीनी की प्लेट है इसके ऊपर एक उल्टा फनल रखें। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। अब उसके ऊपर जहाँ से नली है उसके निकलने की जगह पे थोड़ी सी रुई फंसा दें। सबलिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब आप उसे गर्म करें और देखेंगे व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। अब आपने यहाँ से क्या देखा? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब जब आप इसको गर्म करेंगे तो जो सॉलिड फॉर्म में कपूर पड़ा है वो पूरे का पूरा हवा हो जाएगा, मतलब वो सीधा गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ से आप ये जानेंगे कि जो ज़रूरी नहीं है कि हर सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में बदले और उसके बाद ही गैस रूप में जाए। वो सीधा सॉलिड जो है हवा में, मतलब हवा की फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, वो सीधा गैस फॉर्म में भी बदल सकता है। द चेंज ऑफ स्टेट मतलब किसी रूप का बदलना, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठोस रूप से सीधा गैस रूप में बदलना, विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट, बिना तरल रूप में बदले किसी एक वस्तु का ठोस रूप से सीधा गैसियस रूप में बदल जाना, या फिर वाइसा वर्सा, या इसका उल्टा, या फिर गैसियस रूप से सीधा ठोस में बदल जाना, हम इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ सब्लिमेशन। अब इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रेशर, और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर, उस पर दबाव की जब में बदलाव आता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब अभी तक हम ये अच्छे से समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि किसी भी दो वस्तुओं में उनके जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके जो कणों के बीच की दूरी है वो अलग होती है। मतलब अगर ठोस है तो उसमें कण आपस में नज़दीकी से सटे रहते हैं, लेकिन अगर वो लिक्विड है तो ठोस के मुकाबले उसके कण थोड़े ढीले रहते हैं, और गैस में तो कण पूरी तरह से फ्री रहते हैं। What will happen when we start putting pressure and compress the gas enclosed in the cylinder? अब आप ये सोचिए कि अगर जो सिलेंडर में भरी हुई गैस है, अगर हम उस पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में, जो उसके कण हैं वो आपस में पास में आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट, क्या आपको लगता है कि जो दबाव है उसको हम बदल दें, अगर हम दबाव को बदलेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसकी वजह से गैस का चीज़ जो वस्तु है उसका रूप बदल सकता है। अब यहाँ पे देखिए,
आपको फिगर 1.8 में दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पे ये पिस्टन है एक बर्तन पे, ये नीचे गैस भरी है, तो गैस के जो कण हैं वो बहुत खुले हैं। अब क्या है, पिस्टन में दबाव, जो पिस्टन से दबाव डाला गया है, तो जो गैस के कण हैं उनमें पहले जगह कम थी, नंबर 2 में देखेंगे तो उनमें जो जगह है वो कम होती जा रही है। पिस्टन, अब यहाँ पे पिस्टन को और दबाया गया तो जो सिलेंडर था उसके बीच में जो गैस के कण थे वो सीधे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, मतलब गैस जो है उसको दबाने के बाद जो गैस है उसने कम जगह घेर ली है। बाय अप्लाइंग द प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टुगेदर क्लोज टुगेदर। तो हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि जब हम किसी चीज़ पे दबाव डालते हैं तो उसकी वजह से जो उसके कण हैं उनको आपस में सटा के रखा जा सकता है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, मतलब जो गैसेस हैं अगर हम उन पे दबाव डालें और उनका टेम्परेचर कम कर दें, उनके टेम्परेचर को कम कर दें तो उसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अभी तक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यही जानते हैं कि ये वो गैस है जो पौधे छोड़ते हैं और हम जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो क्या कभी आपने इसको सॉलिड मतलब ठोस रूप में सोचा है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको ठोस रूप में बदल के बहुत हाई प्रेशर मतलब भारी दबाव के नीचे इसको स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन द डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे ही वो हवा के उस पे दबाव कम किया जाता है तो वो हवा के कांटेक्ट में आते ही ठोस से तरल रूप में नहीं आती, वो सीधी गैसियस फॉर्म में बदल जाती है। This is known as the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। तो इसी वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ड्राई आइस कहा जाता है। तो ड्राई आइस, व्हाट इज़ ड्राई आइस? आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई आइस होती है और वो सीधी जो सॉलिड है उससे सीधी गैसियस फॉर्म में बदल जाती है। अब आप दस वी कैन से, इससे हम लोग ये कह सकते हैं दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमिन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं आसानी से कि किसी भी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे जब हम प्रेशर, उस पर कितना दबाव है, उसका कितना टेम्परेचर है, यही वो डिसाइड करता है कि वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, कि वो ठोस रूप में होगा, लिक्विड मतलब तरल रूप में होगा, या फिर गैसियस रूप में होगा। यहाँ पे नीचे एक जो पॉइंट है एटमॉस्फेयर मतलब ATM, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। जो ATM है या एटमॉस्फेयर है, ये एक ऐसा यूनिट है जो कि गैस के ऊपर लगे हुए प्रेशर को नोट करता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है? पास्कल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर मतलब एक जो ATM है इज़ इक्वल टू 1.01 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 पास्कल्स। तो जो एक एटमॉस्फेरिक यूनिट है वो है 1.01 इंटू 10 to raised to the power of 5 PA. The pressure of air in the atmosphere is called atmospheric pressure। जो हवा का दबाव जो है हमारे वातावरण में, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। मतलब जो सी लेवल है, जो जहाँ पे हमारे समुद्र का लेवल आता है धरती का, वहाँ पे हमारा जो हवा का दबाव है वो 1 ATM के बराबर है एंड इज़ टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी को हम लोग नॉर्मल ATM के रूप में जानते हैं। जैसे कि आप जैसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में, तो वो आपको बताते हैं कि आप अबव द सी लेवल इतने हैं और आपका जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। अब इसके बाद आगे अब हमारे पास हमारा पॉइंट है इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। जब जो लिक्विड है वो हवा बन के या गैस बन के उड़ जाता है। डू वी ऑलवेज नीड
टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा आपको किसी चीज़ को गर्म करना पड़ेगा या उसका प्रेशर चेंज करना पड़ेगा ताकि आप उसकी रूप को बदल पाएँ। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स, क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हो फ्रॉम एवरीडे लाइफ, आप अपने दैनिक जीवन से क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हो वेयर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस, जहाँ पे कि जो चीज़ कोई भी वस्तु है वो तरल से गैसियस फॉर्म में बदले विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या कोई ऐसी आप एग्जांपल दे पाते हो जहाँ पे जो तरल पदार्थ है वो बिना गर्म किए या बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे वो सीधा हवा में बदल जाए। वाटर, पानी, व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम उसे बिना ढके छोड़ देते हैं, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, तो वो धीरे धीरे अपने आप से ही हवा में गैस में बदल जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो आपके गीले कपड़े हैं वो भी अपने से सूखते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स, तो इन दोनों केसेस में पानी कहाँ जाता है, मतलब आप कपड़ों को, गीले कपड़ों को सूखने के लिए डालते हो तो उसका पानी कहाँ चला जाता है, या फिर जो पानी है बिना ढके आपने छोड़ा हो तो वो धीरे धीरे कम होता है, ऐसा क्यों। We know that the particles of matter are moving and are never at rest। अभी तक हम ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसके जो कण हैं वो हमेशा मूविंग मतलब हिलते रहते हैं, एंड आर नेवर एट रेस्ट, और वो कभी भी टिक कर नहीं बैठते। At the given temperature, in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy। मतलब अगर किसी खास टेम्परेचर पे हम देखें तो चाहे वो कोई गैस हो, चाहे वो कोई तरल हो या फिर वो कोई ठोस हो, उसके कुछ ऐसे कण रहते हैं जिसमें बहुत या अलग अलग मात्रा में काइनेटिक एनर्जी रहती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो उसके बेस पे, जो उसके तले पे कण बैठे रहते हैं उन पे ज़्यादा एनर्जी होती है, एंड इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। और उनमें इतनी एनर्जी रहती है कि वो बहुत आसानी से जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण है, वो उसको तोड़ पाते हैं और आसानी से वेपर मतलब हवा में, वाष्पों में बदल जाते। दिस phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। और यही वो तरीका जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर के नीचे भी अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, मतलब वाष्पीकरण कहते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अब जो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं, मतलब इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी, चलिए हम इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, अब आप एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लें एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन, और अंडर अ फैन आप उसको अपनी खिड़की के पास रख दें या फिर पंखे के नीचे रख दें। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, अब आप 5 ml पानी एक चीनी की प्लेट पे रखें एंड कीप इट नियर अ विंडो, और उसको भी आप पानी खिड़की के पास रख दें या फिर पंखे के नीचे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, अब आप फिर एक और अलग चीनी की प्लेट में पानी लें और उसे कीप इनसाइड द कप बोर्ड ऑन अ शेल्फ और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास, और उसको आप या तो अलमारी में रख दें या अपने कमरे की एक शेल्फ पे रखें। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, आप कमरे का तापमान नोट करें। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस, अब आप देखें कि सभी जगहों पे रखे पानी कब भाप में बदलता है। नाउ रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे, अब आप यही जो स्टेप्स हैं इनको बारिश के दिन करें। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को देखें। वट डू यू इन्फर अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब आपने टेम्परेचर के बारे में क्या देखा, सरफेस एरिया जिस चीज़ पे आपने उसको फैलाया उसके बारे में क्या देखा, विंड वेलोसिटी हवा कितनी तेज़ थी उसके बारे में क्या देखा, और इन सब चीज़ों का इवेपोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने अभी तक ये देखा होगा, दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, कि जो पानी है वो उसका उड़ना या उसका भाप में बदलना बढ़ जाता है। कब? विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब उसका जो फैलाव की जगह है वो बड़ी हो। मतलब अगर पानी को आपने फर्श पे फैलाया हो, वो जल्दी से भाप बनता है, या प्लेट में डाला हुआ पानी जल्दी भाप बनता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। आपको ये अच्छे से पता है कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना, मतलब जितने बड़े एरिया में पानी चीज़ फैली होगी वो उतना जल्दी बढ़ेगी। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड, अगर जगह जो है जिस पे वो चीज़ फैली है बढ़ती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, मतलब तो उसका जो वाष्पीकरण है वो भी बड़े जल्दी से होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। मतलब जैसे कि पानी है, जब आपने कपड़ों को सुखाना होता है तो आप कपड़ों को अच्छे से फैला के डालते हैं ताकि उनमें से पानी जल्दी से उड़ जाए। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और पहला पॉइंट हमने पढ़ा इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब जब जो है उसके फैलाव की जगह बढ़ती है तो जो इवेपोरेशन है, जो पानी का उड़ना है, वो बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है आपके पास इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state. जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो जो कण है लिक्विड के उनमें ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो डेफिनेटली उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे से बांधे रखने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, और वो आसानी से हवा में या गैसियस फॉर्म में बदल जाते हैं। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, अगर जो नमी की मात्रा है जो वो कम हो जाए। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी या नमी का मतलब है कि आप जो हवा है उसमें कितने पानी के कण मौजूद हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो हमारे आसपास की हवा है वो एक ख़ास मात्रा से ज़्यादा पानी के कण, एक टेम्परेचर पे पानी के कण एक ख़ास मात्रा तक ही संभाल पाती है, उससे ज़्यादा जो पानी के कण हैं वो संभाल नहीं पाती। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। मतलब अगर पानी में जो हवा है, हवा में जो पानी के कण हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो पानी का उड़ना भी कम हो जाएगा, मतलब उसका जो बदलाव है वो कम स्पीड से होगा। जैसे बारिश के दिनों में अगर आप देखो तो जो आपके कपड़े हैं, क्योंकि हवा में पानी के कण बहुत बढ़ जाते हैं, तो आपके कपड़े जो हैं वो सूखने में ज़्यादा समय लेते हैं। इट एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड, और इसके अलावा है अगर हम हवा की गति को बढ़ा दें तो क्या होगा। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। तो ये बहुत आम सी बात है कि हवा जिस दिन तेज़ चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो हवा के साथ ही जो पानी के कण हैं वो आगे चले जाते हैं, दस डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो इसकी वजह से जो पानी की नमी है, जो पानी के कण हैं, वो उस जगह पे कम हो जाते हैं, क्योंकि बहती हवा के साथ वो बहकर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन जब वाष्पीकरण होता है तो उसकी वजह से ठंडक कैसे बढ़ती है। इन एन ओपन वेसल, जब आप एक खुले बर्तन में, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, जब आप किसी चीज़ को खुले बर्तन में छोड़ देते हो तो लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, तो जो उसका तरल है वो उड़ता रहता है, मतलब वो गैस फॉर्म में बदलता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। मतलब जो पानी के कण हैं वो उनकी जब वो वाष्प में बदलते हैं, जब वो गैस फॉर्म में बदलते हैं, तो बदलते हुए जो उनकी एनर्जी का नुकसान होता है उसको वो अपने आसपास की चीज़ों से वापस ग्रहण कर लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। अब जब वो अपने आसपास से एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो आसपास की जगह है वहाँ से एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वो जगह ठंडी हो जाती है और उसकी वजह से आसपास ठंडा हो जाता है।
what happens when you pour some acetone on your palm, मतलब एसीटोन है नेल पॉलिश रिमूवर। क्या होता है जब आप थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ पे लगाते हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, तो जो उसके कण हैं वो आपके हाथ से एनर्जी लेते हैं और सराउंडिंग्स और आसपास से एनर्जी लेते हैं, एंड इवेपोरेट, और वो हवा में बदल जाते हैं या गैस में बदल जाते हैं, कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड, और उसकी वजह से जो आपकी हाथ का तला है वो ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, जब खूब गर्मी रहती है, पीपल स्प्रिंकल वाटर on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। अब आप देखेंगे जिस दिन बहुत धूप रहती है तो लोग क्या करते हैं, अपने आंगन में शाम को पानी छिड़क देते हैं या अपनी छतों पे पानी छिड़क देते हैं। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि जब वो पानी छिड़क देते हैं तो जो पानी के कण हैं वो जो धरती की गर्मी होती है उसको अपने में एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही उन कणों में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक तरह से कम हो जाता है और वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल जाती है। और जब वो गैसियस फॉर्म में बदलते हैं तो वो अपनी जगह से एनर्जी लेते हुए उस जगह को ठंडा कर देते हैं। सो इसी वजह से जो हम गर्मियों के दिनों में शाम में अपने आंगन में पानी छिड़कते हैं। अब इसके बाद है, कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स ऐसे बता सकते हो वेयर वी कैन फील, जहाँ हम ठंडक का इफ़ेक्ट महसूस कर पाएँ ड्यू टू इवेपोरेशन। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कूलर। जब गर्मियों में आप कूलर में पानी डालते हो, अब जो कूलर में चलने वाली मोटर है वो पानी को ऊपर से नीचे, मतलब जो उसके साइड में खिड़कियाँ लगी रहती हैं उस पर वो ऊपर से पानी को नीचे गिराती है, और जब वो ऊपर से नीचे गिरता है तो आसपास की जो हीट है उसे एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो एक तरह से गैसियस फॉर्म में बदलता है, और जब वो गैसियस फॉर्म में बदलता है तो आसपास की जगह को ठंडी कर देता है। मतलब आपके आसपास जो कमरा रहता है उसकी वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और गैसियस फॉर्म में पानी को चेंज करता है, जिसकी वजह से कूलर से आपका कमरा जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाता है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, वी परस्पायर मोर, हमें बहुत पसीना आता है बिकॉज ऑफ द मैकेनिज़्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल, और हमें पसीना इसलिए आता है ताकि हमारी बॉडी का, ये हमारे शरीर की ये प्रक्रिया है जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता है। वी नो, हम ये जानते हैं, दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, कि जब वाष्पीकरण होता है, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, जो लिक्विड के जो तरल है उसके जो कण हैं उन्हें एनर्जी मिलती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने आसपास से, और अब बॉडी सरफेस, और यह हमारे जो शरीर का सरफेस है उससे उन्हें एनर्जी मिलती है, एंड द चेंज इनटू वेपर, और वो हवा में बदल, और वो गैस में रूप में बदल जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि जो हीट एनर्जी है, मतलब जो हमारी बॉडी पे जब पसीना आता है तो बॉडी की जो एनर्जी है वो उससे शक्ति लेते, एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस जगह पे हीट की कमी होने के कारण वो जो जगह है वो ठंडी हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि जो सूत है, जो कॉटन का कपड़ा है, सूती कपड़ा है, वो पानी को बहुत अच्छे से सोखता है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, और उसकी वजह से जो हमारा पसीना है वो कपड़ा अच्छे से सोखता है, एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर, और वो उसको हवा में छोड़ देता है, और इसकी वजह से जब वो इवेपोरेट होता है पानी तो हमारे जो कपड़े हैं वो हमें ठंडा प्रदान करते हैं, और इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? अब यहाँ पे भी एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम एक ग्लास में बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेते हैं तो उसके बाहर पानी के कण क्यों आते हैं।
लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर। अब एक ग्लास में थोड़ा सा बर्फ़ ठंडा पानी लें। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। और थोड़ी देर बाद हम अपने ग्लास के बाहर में थोड़े थोड़े पानी के कण देखेंगे, पानी के बूंदे देखेंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो पानी के कण हवा में हैं, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, वो ठंडे पानी के जो ग्लास है उसके जब संपर्क में आते हैं, दे लूज़ एनर्जी, तो उनकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और वो वापस लिक्विड मतलब तरल रूप में बदल जाते हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और इन्हीं तरल रूप में जो बदले हुए पदार्थ हैं इनको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदों के रूप में हम इनको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है। अब ये देखिए, अभी तक तो हमने जो मैटर है उसके हमने 3 फॉर्म्स ही देखे थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अभी जो है थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, इसके 2 और फॉर्म्स को को माना जा रहा है। नंबर 1 इज़ प्लाज्मा और नंबर 2 है बोन आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये दोनों क्या है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, मतलब ये वो रूप है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए और बहुत एक्साइटेड कण रहते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं, ये आयनाइज्ड गैसेस के रूप में रहते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, जो हमारी ट्यूबलाइट्स आज की डेट में रहती हैं वो, या फिर एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जो आप बाहर जब जाते हो तो सड़कों पे जो लाइटों वाले बोर्ड आप देखते हो उनके बीच में प्लाज्मा ही होता है। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब, जो बाहर बोर्ड लगे रहते हैं जिन पे लाइट से नाम लिखा रहता है, कांच की ट्यूब्स के बीच में से लाइट से नाम लिखा रहता है। देयर इज़ अ नियॉन गैस, इनके बीच में एक गैस होती है जिसे नियॉन गैस का नाम दिया जाता है। एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब, और जो हमारी ट्यूबलाइट चलती है उसके बीच में देयर इज़ अ हीलियम गैस और सम अदर गैस, उसके बीच में या तो हीलियम गैस होती है या फिर कोई दूसरी गैस होती है। द गैस गेट्स आयनाइज्ड, ये जो गैस होती है ये आयनाइज्ड मतलब उसमें एनर्जी आती है। दैट इज़ गेट्स चार्ज्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। वही बात है कि जब उसमें से हम बिजली को दौड़ाते हैं तो जो गैस होती है उसके जो कण हैं उनमें एनर्जी आ जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और इसी चार्ज की वजह से, इसी एनर्जी की वजह से जो प्लाज्मा रहता है वो चमकना स्टार्ट कर देता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्लास, और ये जो प्लाज्मा होता है ये किसी खास रंग में चमकता है, वो डिपेंड करता है उस गैस पे जो कि हमने उसमें भरी है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, जो हमारे तारे हैं या जो हमारा सूरज है वो अपने बीच में इसी प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं। मतलब जो सूरज का रंग जो पीला है वो हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से है, जो तारे हैं वो दूसरी गैस की वजह से सफ़ेद चमकते हैं। तो ये जो उनके चमकने का जो रंग है वो उनके बीच में गैस की वजह से रहता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो तारे हैं या सूरज है ये क्यों चमकता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। द प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड इन 6 स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, जो तारे हैं उनके बीच में जो प्लाज्मा है वो उनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से होता है। अब एक और जो 5th स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द 5th स्टेट ऑफ मैटर। तो 1920 के आसपास भारत के जो फिजिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 5th स्टेट ऑफ मैटर के लिए। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, और सत्येंद्र नाथ बोस की कैलकुलेशंस की वजह से ही जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने एक और नया स्टेट निकाला था मैटर का, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है। In 2001, Eric Connell, Wolfgang
Kateri and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize of Physics for achieving the Bose-Einstein condensation. अब ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो 2001 में ये जो आपको नाम दिए गए हैं, एरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग कैटरी और कार्ल ई, ये तीन जो साइंटिस्ट थे, कार्ल ई वीमैन, ये तीनों यूएसए के थे। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ढूंढने के लिए। द BEC और बेक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। मतलब ये जो बेक है, ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, ये तब मिलता है जब जो कोई भी गैस है जो बहुत लो डेंसिटी, मतलब जिसके कण बहुत खुले खुले हों, उसको अगर हम 100 या 1000, एक आम जो हमारी जो जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी आम जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारी आम नॉर्मल हवा है, उसके मुकाबले उसे 100 या 1000 टाइम तक जब उसको लो टेम्परेचर, मतलब उसको ठंडा कर दिया जाए, तो जो वेपर मिलेंगे उन्हें हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहेंगे। इसके बारे में आप अगर चाहें तो chem4kids.com के बारे में पे जाके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको अब ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए और अच्छे से डेफिनेशंस को याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.